प्रदेश के हाथरस जिले की है। हाथरस जिला के सिकंदराराव इलाके के गांव कचौरा में अभिषेक गुप्ता नाम का 30 वर्षीय युवक अपने परिवार के साथ रहता था। अभिषेक के परिवार में माता-पिता के अलावा एक छोटा भाई आशीष गुप्ता और एक बहन भी रहते थे। कुल मिलाकर यह परिवार काफी समृद्ध और इज्जतदार माना जाता है। अभिषेक तहसील में टीवीएस कंपनी की बाइक का शोरूम चलाते थे। उन्होंने यह शोरूम 21 अगस्त 2025 को शुरू किया था। इससे पहले वह अपने पिता के साथ गांव में ही आढ़त का कारोबार किया करते थे। वैसे उनके पिता नीरज गुप्ता आज भी आढ़त का ही व्यवसाय करते हैं, लेकिन जब कभी काम थोड़ा कम होता था तो वे बेटे की मदद के लिए उसके शोरूम पर चले जाते थे। हालांकि शोरूम का असली संचालन अभिषेक अपने चचेरे भाई जीतू के साथ मिलकर ही करता था। सब कुछ ठीक चल रहा था। उसके बाद दिन आता है 26 सितंबर 2025 का। उस दिन शुक्रवार था और उस दिन रात को लगभग 9 बजे अभिषेक अपने पिता नीरज गुप्ता और चचेरे भाई शिवांग गुप्ता उर्फ जीतू के साथ टीवीएस शोरूम बंद करके पहले रोडवेज बस से खेरेश्वर चौराहा स्थित बस अड्डे तक पहुंचे, जहां से उन्हें सिकंदराराव स्थित अपने घर लौटने के लिए बस पकड़नी थी। कुछ देर बाद बस आई तो पिता नीरज गुप्ता और भाई जीतू पहले बस में चढ़ गए। अभिषेक भी बस में सवार होने के लिए जैसे ही गेट की तरफ बढ़ा, तभी अचानक तेज रफ्तार से एक बाइक वहां आकर रुकी। बाइक पर 2 युवक सवार थे। उनमें से आगे बैठे युवक ने हेलमेट पहन रखा था, जबकि पीछे बैठे युवक ने अभिषेक पर निशाना साधते हुए 2 गोलियां दाग दी। एक गोली सीधे अभिषेक के सिर में जा लगी। गोली लगते ही अभिषेक लड़खड़ाकर वहीं सड़क पर गिर पड़ा। यह सब कुछ इतनी जल्दी हुआ कि पिता नीरज गुप्ता और चचेरा भाई जीतू, जो उस वक्त बस में बैठे थे, वे न तो हमलावरों का चेहरा देख पाए और न ही उनकी बाइक का नंबर नोट कर सके। बाइक सवार जितनी तेजी से आए थे, उतनी ही तेजी से गोली चलाकर मौके से भाग निकले। गोली चलने की आवाज सुनते ही आसपास अफरा तफरी मच गई। बस में बैठे पिता और भाई घबराकर तुरंत नीचे उतर आए। जब उन्होंने अभिषेक को खून से लथपथ जमीन पर पड़ा देखा तो दोनों बुरी तरह रोने और चिल्लाने लगे। करीब 5 मिनट तक वहां हड़कंप की स्थिति बनी रही। फिर कुछ संभलने पर नीरज गुप्ता ने 112 नंबर पर कॉल करके पुलिस को घटना की सूचना दी। क्योंकि खेरेश्वर चौराहा हमेशा व्यस्त और भीड़-भाड़ वाला इलाका रहता है, इसलिए वहां पुलिस की पीसीआर व पिकेट पहले से ही तैनात रहती थी। अगले ही 5 मिनट में पुलिस और पीसीआर दोनों टीमें वहां पहुंच गईं। क्योंकि अभिषेक खून से लथपथ था, उसकी हालत काफी गंभीर दिख रही थी, इसलिए पुलिस ने हालात की नजाकत को समझते हुए सबसे पहले उसे इलाज दिलाने को ही जरूरी समझा। पुलिस ने खून से सने अभिषेक को उसके पिता और भाई की मदद से अपनी गाड़ी में बैठवाया। फिर बिना देर किए जेएन मेडिकल कॉलेज की ओर रवाना हो गए। वहां पहुंचते ही डॉक्टरों ने इमरजेंसी वार्ड में उसका तुरंत परीक्षण शुरू कर दिया। लेकिन तब तक शायद बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि अभिषेक का शरीर बिल्कुल शांत पड़ा था और उसमें कोई हलचल नहीं थी। इस वजह से डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। अब पुलिस ने अपनी औपचारिक कार्रवाई शुरू की। पीसीआर की सूचना पर रोरावर थाने के एसएचओ विजय सिंह, एसपी सिटी मृगांक शेखर पाठक और सीओ मयंक पाठक जेएन मेडिकल कॉलेज पहुंच गए। थोड़ी देर बाद ही अलीगढ़ के एसएसपी नीरज सिंह जादौन भी क्राइम और फॉरेंसिक टीम के साथ अस्पताल पहुंच गए। एसएसपी नीरज सिंह जादौन ने तुरंत क्राइम ब्रांच में तैनात सर्विलांस प्रभारी इंस्पेक्टर विपिन कुमार को भी अपनी टीम सहित मौके पर बुला लिया। अब सबसे बड़ा सवाल यह था कि आखिर अभिषेक गुप्ता पर गोली चलाने वाले लोग कौन थे और उन्होंने ऐसा क्यों किया। बेटे की मौत की खबर सुनते ही नीरज गुप्ता ने अपने परिवार और रिश्तेदारों को सूचना दे दी थी, जिसके बाद कुछ ही देर में परिजनों की भीड़ अस्पताल में उमड़ पड़ी। नीरज गुप्ता बेटे की मौत से अंदर तक टूट चुके थे। उनका दुख शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता था, लेकिन फिर भी उन्होंने हिम्मत जुटाकर पुलिस के सवालों के जवाब दिए। उनके द्वारा लगाए गए आरोप इतने गंभीर थे कि पुलिस अधिकारी भी कुछ पल के लिए हैरान रह गए। इसलिए एसएसपी नीरज सिंह जादौन ने तुरंत एक विशेष जांच टीम गठित कर दी। उन्होंने अभिषेक गुप्ता के शव का पोस्टमार्टम कराने, घटनास्थल का मुआयना करने और वहां मौजूद प्रत्यक्षदर्शियों से पूछताछ करने के निर्देश दिए। उसी रात अभिषेक का शव पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेजा गया।
अभिषेक के छोटे भाई आशीष ने रोरावर थाने के एसएचओ विजय सिंह को जो लिखित शिकायत दी, उसमें 2 अज्ञात और 2 नामजद लोगों के खिलाफ हत्या का आरोप लगाया गया। नामजद आरोपियों में अलीगढ़ के गांधी पार्क इलाके के नौरंगाबाद निवासी पूजा शकुन पांडे और उसके पति अशोक पांडे के अलावा 2 अज्ञात व्यक्तियों के नाम शामिल थे, जिन पर अभिषेक की हत्या करने का संदेह जताया गया था। एसएचओ विजय सिंह ने उसी रात अपराध संख्या 321 में भारतीय न्याय संहिता की धारा 103, 1, 61, 2, 351, 3 के तहत मुकदमा दर्ज कर जांच की कमान अपने हाथ में ले ली। नामजद पूजा शकुन पांडे के पति अशोक पांडे को भी उसी रात पुलिस ने हिरासत में ले लिया, जब वह जेएन मेडिकल कॉलेज अस्पताल में अभिषेक गुप्ता की हत्या की खबर सुनकर हालचाल जानने पहुंचा था। परिवार वालों ने पहले ही उस पर शक जताया था। उधर जब अभिषेक गुप्ता की हत्या की खबर से गमगीन परिवार के सदस्य कचौरा गांव पहुंचे तो वहां मातम का माहौल बन गया। चारों ओर से रोने बिलखने की आवाजें आने लगीं। आसपास के गांवों और कस्बों से तमाम व्यापारी, रिश्तेदार और जान पहचान वाले लोग मौके पर इकट्ठा हो गए। अगले दिन दोपहर तक पुलिस ने अभिषेक के शव का पोस्टमार्टम करवाया और रिपोर्ट आने के बाद शव परिजनों को सौंप दिया। उसी दिन भारी भीड़ की मौजूदगी में अभिषेक का अंतिम संस्कार कर दिया गया। उस समय पूरे इलाके में शोक की लहर दौड़ गई। गुप्ता परिवार की सामाजिक हैसियत को देखते हुए आसपास के बाजारों ने भी अपने शटर बंद रखे, क्योंकि उस परिवार को इलाके में काफी सम्मान प्राप्त था। पुलिस ने जब अशोक कुमार पांडेय से सख्ती से पूछताछ की तो यह बात सामने आई कि अभिषेक की हत्या उसी ने अपनी पत्नी पूजा शकुन पांडेय के साथ मिलकर 2 लोगों को सुपारी देकर करवाई थी। हालांकि पुलिस की टीम ने उसी रात पूजा के अलीगढ़ स्थित गांधी पार्क वाले घर पर छापा मारा, लेकिन तब तक वह घर छोड़कर फरार हो चुकी थी। इससे पुलिस को यह यकीन हो गया कि पूजा शकुन पांडेय का इस हत्या में सीधा हाथ है। इसी आधार पर एसएसपी नीरज जादौन ने एक विशेष जांच दल का गठन किया, जिसमें रोरावर थाने के तेज तर्रार अफसरों के साथ साथ सर्विलांस यूनिट को भी शामिल किया गया। अशोक पांडेय के मोबाइल से पुलिस को 2 सुपारी किलर्स के फोन नंबर मिले, जिन्हें सर्विलांस पर डालकर टीम ने आरोपियों की तलाश शुरू कर दी। इनमें से एक का नाम मोहम्मद फजल पुत्र मोहम्मद नसीर था, जो रोरावर थाना क्षेत्र के गोड़ा रोड नीवरी गली नंबर 2 में रहता था। उसे पुलिस ने मोबाइल लोकेशन ट्रैक कर 1 अक्टूबर को मथुरा बाईपास पुल के नीचे से गिरफ्तार कर लिया। उसके पास से .315 बोर का तमंचा, 2 जिंदा कारतूस और करीब 7700 रुपए बरामद किए गए। यह वही रकम थी जो उन्हें अभिषेक गुप्ता की हत्या की सुपारी के एडवांस में दी गई थी। पूछताछ में मोहम्मद फजल ने पुलिस को वारदात से जुड़ी कई अहम जानकारियां दी। साथ ही यह भी बताया कि उसके साथ इस काम में उसका साथी आसिफ भी शामिल था। पुलिस टीम ने तुरंत आसिफ की तलाश शुरू कर दी और उसका मोबाइल सर्विलांस पर डाल दिया। इसी बीच अलीगढ़ डीआईजी ने दोनों फरार आरोपियों आसिफ और पूजा शकुन पांडेय की गिरफ्तारी पर 50-50 हजार रुपए का इनाम घोषित किया। साथ ही एसएसपी अलीगढ़ की ओर से 25-25 हजार रुपए का अतिरिक्त इनाम भी घोषित किया गया, जिससे पुलिस की कई टीमें इन दोनों की तलाश में लगातार जुट गईं। संयोग से पुलिस को आसिफ के मोबाइल की लोकेशन मिल गई और उसी के आधार पर उसे 3 अक्टूबर 2025 को गिरफ्तार कर लिया गया। उसके पास से भी पुलिस को हत्या में इस्तेमाल किया गया हथियार और कुछ नकदी बरामद हुई। पुलिस टीम ने जब उससे पूछताछ की तो उसके बयानों की पुष्टि करने के लिए अशोक पांडेय को रिमांड पर लिया गया। दोनों को आमने सामने बैठाकर पुलिस ने हत्या की पूरी कड़ियों को जोड़ा और जब सब कुछ साफ हो गया तो दोनों को न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया। अब पुलिस को पूजा शकुन पांडेय यानी महामंडलेश्वर अन्नपूर्णा भारतीपुरी की तलाश थी, जो लगातार जगह जगह अपना ठिकाना बदल रही थी। यूपी के कई जिलों जैसे गाजियाबाद, प्रयागराज, हरिद्वार, दिल्ली और हरियाणा में खोजबीन के बाद पुलिस ने आखिरकार राजस्थान के भरतपुर में उसकी लोकेशन ट्रेस कर ली। इस बार अलीगढ़ पुलिस ने इतनी मजबूत घेराबंदी की कि 10 अक्टूबर को पूजा शकुन पांडेय पुलिस के जाल में फंस ही गई। गिरफ्तारी के बाद शुरू में वह अभिषेक गुप्ता की हत्या में किसी भी तरह की संलिप्तता से इनकार करती रही, लेकिन जब महिला पुलिस ने सख्ती दिखाई
तो वह ज्यादा देर तक सच छिपा नहीं सकी। आखिरकार उसने स्वीकार कर लिया कि अभिषेक गुप्ता की हत्या उसी ने अपने पति और 2 सुपारी किलर्स मोहम्मद फजल और आसिफ से कराई थी। उन दोनों को उसने कुल 3 लाख रुपए की सुपारी दी थी, जिसमें से 1 लाख रुपए उसने पहले ही एडवांस के रूप में दे दिए थे। दरअसल पूजा पहले से शादीशुदा थी, लेकिन महामंडलेश्वर का पद हासिल करने के लिए उसने अपने पति अशोक पांडे से सिर्फ कागजों पर तलाक ले रखा था। उसी दौरान उसका दिल एक कम उम्र, आकर्षक और अमीर नौजवान अभिषेक गुप्ता पर आ गया था। वह उसके प्यार में इस कदर डूबी थी कि उसे अपने से जरा भी दूर नहीं देख सकती थी। दोनों के बीच करीब 6 साल से प्रेम संबंध चल रहे थे। पूजा अभिषेक से शादी करना चाहती थी और उसे हर हाल में अपने पास रखना चाहती थी। जब अभिषेक की फैमिली को इस रिश्ते की भनक लगी तो उन्होंने उसे पूजा शकुन पांडेय से दूर रहने की सलाह दी। परिवार की बात मानकर अभिषेक ने उससे दूरी बनानी शुरू कर दी, लेकिन पूजा ने उसे पाने के लिए हर तरह का तरीका अपनाना शुरू कर दिया। उसने साम दाम दंड भेद सभी उपायों का इस्तेमाल किया, यहां तक कि अभिषेक पर 2 बार जानलेवा हमला भी करवाया। वह उसके बाइक शोरूम में पार्टनरशिप की मांग करने लगी ताकि किसी न किसी बहाने से अभिषेक से जुड़ी रह सके। उसका मकसद बस यही था कि अभिषेक परेशान होकर दोबारा उसी के पास लौट आए। पूजा ने अभिषेक को कई बार व्हाट्सएप पर कॉल भी की। पुलिस जांच में दोनों के बीच संबंधों की पुष्टि हुई। आखिरी बार पूजा की ओर से 27 अगस्त 2025 को अभिषेक को कॉल की गई थी। इसके बाद कई बार व्हाट्सएप कॉल किए गए, पर अभिषेक हर बार फोन काट देता था। इस वजह से पूजा काफी परेशान हो गई थी। वह बार बार तरह तरह के बहाने बनाकर अभिषेक को ब्लैकमेल करती रही। उसकी कोशिश थी कि अभिषेक किसी भी हाल में उसी के साथ बना रहे। खैर में बाइक की किस्त को लेकर हुए झगड़े में भी उसने अपनी पहचान और पहुंच का इस्तेमाल करते हुए अभिषेक के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाने की कोशिश की थी। पूजा को जब अभिषेक पर जानलेवा हमले की पूरी घटना की खबर मिली तो वह खुद मौके पर नहीं गई, ना ही परिजनों के पास गई, बल्कि अपने पति अशोक को वहां हालात समझने और स्थिति का अंदाजा लगाने के लिए भेज दिया। लेकिन वहां अभिषेक के परिवार वालों का गुस्सा देखकर पुलिस ने अशोक को हिरासत में ले लिया। इस बात की जानकारी मिलते ही पूजा घबरा गई और तुरंत फरार हो गई। उसने अपना मोबाइल भी बंद कर लिया। इसी कारण पुलिस का शक उस पर और बढ़ गया। पुलिस ने जांच के दौरान करीब 150 से ज्यादा सीसीटीवी फुटेज खंगाले, जिनमें बाइक पर सवार हमलावर दिखे थे। एक ने हेलमेट पहन रखा था, जबकि दूसरे का चेहरा खुला था। बाद में दोनों की पहचान और तलाश के लिए 4 टीमें गठित की गईं। जांच में पता चला कि शूटरों ने खैर से ही अभिषेक का पीछा करना शुरू कर दिया था। खैरेश्वर चौराहे पर मौका मिलते ही उन्होंने अभिषेक पर गोली चला दी। महामंडलेश्वर अन्नपूर्णा भारती यानी पूजा शकुन पांडेय को उम्मीद थी कि इलाहाबाद हाई कोर्ट से उसकी अग्रिम जमानत अर्जी मंजूर हो जाएगी। इसी उम्मीद में वह लगातार भागती रही और 15 दिनों में करीब 2300 किलोमीटर तक घूमती रही। उसने अलीगढ़ में लगाई गई अग्रिम जमानत अर्जी वापस लेकर अगले ही दिन हाई कोर्ट में नई अर्जी दाखिल की। खुद वह अपने वकीलों के साथ इलाहाबाद हाई कोर्ट तक गई थी। घटना वाली रात को ही वह अलीगढ़ से भाड़े की कार लेकर बुर्का पहनकर गाजियाबाद के डासना आश्रम में यति नरसिंहानंद के पास पहुंची। जब पुलिस वहां पहुंची तो जानकारी मिली कि 27 सितंबर 2025 की सुबह ही उसे वहां से हरिद्वार भेज दिया गया था। पुलिस जब हरिद्वार पहुंची तो वहां बताया गया कि 28 सितंबर 2025 की शाम को उसे वहां से भी निकाल दिया गया था। इसके बाद पुलिस के पास कोई ठोस सुराग नहीं था, मगर 7 अक्टूबर को पुलिस को सूचना मिली कि पूजा शकुन के वकील ने सत्र न्यायालय में दायर अग्रिम जमानत अर्जी को बेल न मिलने के बाद वापस ले लिया है। इस बात पर पुलिस का ध्यान गया तो उसने पूजा के करीबी लोगों के फोन नंबरों की जांच शुरू की। तब पता चला कि हरिद्वार से रवाना होकर पूजा 29 सितंबर 2025 को मुरादाबाद पहुंची थी। मुरादाबाद में वह लगभग 6 दिन तक ठहरी रही। फिर 7 अक्टूबर की शाम को प्रयागराज गई। वहां उसने अलीगढ़ से वापस ली गई जमानत अर्जी को इलाहाबाद हाई कोर्ट में दोबारा दाखिल किया। इसके बाद वह फिर मुरादाबाद लौटी और वहां से 9 अक्टूबर को जयपुर के लिए रवाना हो गई। लेकिन जयपुर पहुंचकर उसने ठहरने के बजाय वापस लौटने का फैसला किया।
तभी पुलिस टीम ने 10 अक्टूबर 2025 की दोपहर उसे भरतपुर से पकड़ने में सफलता हासिल कर। पूजा ने इस दौरान कभी भी अपना मोबाइल नंबर चालू नहीं रखा, न ही वह उसे अपने साथ लेकर गई। मगर पुलिस ने जब अलीगढ़ और मुरादाबाद के उसके करीबियों के नंबरों की जांच की, तो जांच में यह बात सामने आई कि पूजा ने हर बार किसी न किसी दूसरे व्यक्ति का मोबाइल इस्तेमाल किया। कभी किसी कार चालक का, तो कभी किसी ऑटो चालक का, कभी होटल के कर्मचारी का, तो कभी किसी राह चलते व्यक्ति का मोबाइल प्रयोग किया। जब भी वह किसी से मोबाइल मांगती और अपनी परेशानी बताती, तो सामने वाला व्यक्ति बिना झिझक फोन दे देता था। बस इसी तरीके से पुलिस ने उसकी लोकेशन और गतिविधियों का सुराग पाया, जिससे आखिरकार जांच में सफलता मिल गई। पुलिस जांच में यह भी खुलासा हुआ कि पूजा शकुन को उसके वकीलों ने यह सलाह दी थी कि जब तक हाई कोर्ट में लगाई गई अग्रिम जमानत याचिका पर फैसला नहीं आता, तब तक गिरफ्तारी से बचना जरूरी है और साथ ही अलीगढ़ से इतनी दूरी पर रहना चाहिए कि जरूरत पड़ने पर समय पर अलीगढ़ पहुंचा जा सके। इसी वजह से पूजा भरतपुर से लौटकर आगरा आ रही थी। पुलिस पूछताछ में पूजा ने जो इस अपराध की कहानी बताई, वो बेहद ही दर्दनाक और दिल दहला देने वाली थी। तो चलिए इस कहानी को और विस्तार से जानते हैं। पूजा शकुन पांडे मूल रूप से उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले के सिकंदराराव कस्बे की रहने वाली है। उसके पिता आर आजाद सेना में कैप्टन थे और उन्होंने वीआरएस लिया था। पूजा बचपन से ही उत्तर प्रदेश में पली बड़ी थी। जब वह छोटी थी, तब उसके पिता ने सेना छोड़ने के बाद कायमगंज में अध्यापन का कार्य शुरू किया। पूजा की स्कूल की पढ़ाई वहीं से हुई। बाद में उसके पिता हरियाणा के हिसार और फिर सहारनपुर चले गए। वहां वे जैन डिग्री कॉलेज में प्राचार्य बने और वहीं से सेवानिवृत्त हुए। इसी दौरान पूजा ने इंटरमीडिएट और स्नातक की पढ़ाई हिसार और सहारनपुर से पूरी की। वह पढ़ाई में हमेशा तेज रही और कभी 80% से कम अंक नहीं लाती थी। बाद में मेरठ विश्वविद्यालय से गणित में एमफिल करने के बाद वह गाजियाबाद के एक कॉलेज में प्रोफेसर बन गई। इधर उसके एक भाई अलीगढ़ में कार्यरत हैं। पिता की सेवानिवृत्ति के बाद वह कुछ समय रामपुर के जौहर विश्वविद्यालय में रहे और फिर अलीगढ़ में बस गए। गाजियाबाद में पढ़ाते समय ही पूजा शकुन पांडेय और अशोक पांडेय की मुलाकात कमलेश तिवारी से हुई। बाद में अखिल भारत हिंदू महासभा में दोनों को राष्ट्रीय सचिव बना दिया गया। मैनपुरी जिले के किशनी कस्बे के रहने वाले अशोक पांडेय से पूजा के प्रेम संबंध बने और दोनों ने बाद में प्रेम विवाह कर लिया। हालांकि परिवार ने इस विवाह का पहले विरोध किया, मगर बाद में मान गया। इसके बाद 2015-16 में पूजा ने गाजियाबाद की नौकरी छोड़ दी और अपने पति अशोक पांडेय के साथ अलीगढ़ आकर बस गई। यहां उसने कुछ समय के लिए एक प्राइवेट कॉलेज में टीचर का काम किया। पूजा पहले गणित की अध्यापिका थी। बाद में उसने संसार त्याग कर संन्यास लेने का निर्णय किया। वह हिंदू धर्म, समाज और राजनीति से जुड़ी रही, साथ ही हिंदू महासभा के कई अहम पदों पर भी रही। पूजा शकुन धार्मिक मुद्दों और सामाजिक बहसों के कारण हमेशा सुर्खियों में बनी रहती थी। पूजा शकुन पांडेय के पति अशोक पांडेय हिंदू महासभा के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं और संगठन के प्रचार व प्रसार का कार्य भी संभालते रहे हैं। इसके अलावा क्षेत्र में उनकी पहचान राजनीति और संगठनों में सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में जानी जाती है। साल 2016 में पूजा हिंदू महासभा से औपचारिक रूप से जुड़ी। वर्ष 2021 में निरंजनी अखाड़े ने उन्हें महामंडलेश्वर की उपाधि भी प्रदान की। संन्यास लेने से पहले पूजा शकुन पांडे 2 बच्चों की मां बन चुकी थी। बड़ा बेटा इस समय 10वीं में और छोटा बेटा 8वीं कक्षा में पढ़ रहा है। संन्यास लेने के बाद उसने पति को कागजों पर तलाक दे दिया। हालांकि वह उसके साथ ही रहता था। बच्चों की देखभाल और परवरिश की जिम्मेदारी पति अशोक पांडे ने निभाई। घर में ही बगलामुखी माता का मंदिर भी बनवाया गया, जिसके बाद पूजा के अनुयायी और उसका पति दोनों ही उसे माता कहकर बुलाने लगे। अब यह जानना जरूरी है कि पूजा और अभिषेक की मुलाकात कैसे हुई और वह उसके जाल में किस तरह फंस गया। दरअसल पूजा की पैतृक जमीन उसके पिता के गांव कचौरा में थी। उस जमीन में पूजा को भी हिस्सा मिला। साल 2012-13 के आसपास उसने उसी जमीन पर एक मकान बनवाया, जिसे श्री राम भवन नाम दिया गया। अभिषेक की मां उसी गांव की रहने वाली थी
और उस मकान की देखरेख वहीं करती थीं। जब भी पूजा गांव आती तो अभिषेक के परिवार से मुलाकात करती। धीरे धीरे वह अभिषेक के करीब आ गई। दरअसल पूजा का शरीर बेहद आकर्षक और चेहरा हमेशा चमकता रहता था। अभिषेक भी स्मार्ट, हैंडसम और प्रभावशाली व्यक्तित्व वाला नौजवान था। न जाने कब और कैसे दोनों एक दूसरे के आकर्षण में खींच गए और फिर कब उनके बीच नजदीकियां इतनी बढ़ गईं कि जल्द ही उनके बीच शारीरिक रिश्ता भी बन गया। एक बार जब यह रिश्ता बन गया तो पूजा पूरी तरह अभिषेक पर निर्भर और आसक्त हो गई। पढ़ाई के दौरान अभिषेक ने प्राइवेट नौकरी करना शुरू कर दिया। इसी बीच वह पूजा के साथ गांधी पार्क स्थित बी दास कंपाउंड में बने उसके मकान में रहने लगा। संन्यास लेने के बाद पूजा शकुन, जो अब अन्नपूर्णा भारती कहलाने लगी थी, ने अलीगढ़ के गांधी पार्क क्षेत्र के बी दास कंपाउंड में अपने पिता के नाम से मकान बनवाया। अभिषेक लगभग 9 साल तक अलीगढ़ में पूजा के साथ रहा और दोनों मौज मस्ती करते रहे। पूजा और अशोक दोनों के कामकाज की जिम्मेदारी अभिषेक ही संभालता था। अभिषेक गुप्ता परिवार का बड़ा बेटा था। माँ बाप पहले उसकी शादी कराना चाहते थे, मगर पूजा ने हर बार ऐसा होने नहीं दिया। जब भी परिवार वाले अभिषेक पर शादी का दबाव डालते तो वह पूजा के दबाव में आकर मना कर देता। इसी वजह से अभिषेक के छोटे भाई की शादी पहले करनी पड़ी। 10 दिसंबर 2024 को छोटे भाई आशीष की शादी हुई थी। इस समारोह में पूजा और अशोक पांडे दोनों शामिल हुए थे। शादी में पूजा ने अभिषेक की मैचिंग वाली पिंक ड्रेस पहनी थी और उसके साथ मंच पर जमकर डांस किया था। इस शादी के बाद पहली बार परिवार को यह एहसास हुआ कि पूजा और अभिषेक के बीच कुछ गलत चल रहा है। जब पेरेंट्स को यह बात समझ आई तो उन्होंने अभिषेक को समझाने की कोशिश की और समाज की इज्जत और बदनामी का डर समझाया। तब कहीं जाकर अभिषेक को अपनी गलती का एहसास हुआ। उधर अशोक पांडे को भी यह मालूम हो गया कि उसकी पत्नी पूजा का अभिषेक के साथ अवैध संबंध है। इस बात को लेकर दोनों के बीच कई बार झगड़ा भी हुआ। हालांकि अशोक जानता था कि पूजा उसके साथ रहती जरूर है, लेकिन कानूनी रूप से दोनों का तलाक हो चुका है। वैसे भी पूजा का स्वभाव हठी और गुस्सैल था। उसके आगे अशोक खुद को असहाय महसूस करता था। लेकिन करीब 6 महीने पहले पूजा और अभिषेक के बीच आपसी मनमुटाव शुरू हो गया, जिसके बाद उनका रिश्ता बिगड़ने लगा। अभिषेक ने धीरे धीरे पूजा और अशोक से दूरी बनानी शुरू कर दी, लेकिन पूजा उसे बार बार अपने पास बुलाने और शादी करने के लिए दबाव डाल। वह चाहती थी कि अभिषेक हमेशा उसी के साथ अलीगढ़ में रहे। वह उसे अपने घर से जाने नहीं देती थी। धीरे धीरे अभिषेक पूजा से बहुत परेशान हो गया था, इसलिए उसने अलीगढ़ में पूजा के घर जाना पूरी तरह बंद कर दिया और उसका नंबर भी अपने फोन से ब्लॉक कर दिया। इसके बाद उसने अपने काम पर ध्यान देते हुए नया बाइक शोरूम खोल लिया। पूजा द्वारा बार बार शादी का दबाव डालने की बात अभिषेक ने अपनी मां को भी बता दी थी। अगस्त 2025 में उसने टीवीएस बाइक का शोरूम शुरू किया था, लेकिन जब पूजा की प्रताड़ना और जबरदस्ती बढ़ती गई और अभिषेक ने उसके पास लौटने से साफ इनकार कर दिया, तो पूजा ने तय कर लिया कि अब वह उसे किसी और का भी नहीं होने देगी। इस योजना में उसकी मदद मोहम्मद फजल और आसिफ ने की। फजल रोरावर इलाके का रहने वाला था और वेल्डिंग का काम करता था। वह लगभग 7-8 साल से पूजा के पति अशोक पांडे को जानता था। जब पूजा ने अपना घर बनवाया था तब वेल्डिंग का सारा काम फजल ने ही किया था। अगस्त के शुरुआती हफ्तों में जब फजल अशोक पांडे के घर किसी वेल्डिंग का काम करने गया तो अशोक पांडे ने बातों ही बातों में उससे कहा कि उसे एक लड़के की हत्या करवानी है। क्या वह किसी ऐसे आदमी को जानता है जो यह काम कर सके? इसके बदले में वह उसे अच्छी रकम देगा। दरअसल अशोक पांडे भी यही चाहता था कि अभिषेक को रास्ते हटवा दिया जाए ताकि यह मामला हमेशा के लिए खत्म हो जाए। फजल ने अशोक के इस प्रस्ताव को सुनकर हामी भर दी और कहा कि वह इस काम में मदद कर देगा। उसने आगे चलकर अपने एक करीबी दोस्त आसिफ को यह बात बताई तो आसिफ भी इस काम के लिए तैयार हो गया। इसके बाद कुछ दिन बाद फजल और आसिफ दोनों की मुलाकात अशोक पांडे और पूजा शकुन पांडे से उनके घर पर हुई, जहां पर चारों के बीच बैठकर पूरी योजना तय की गई। पूजा और अशोक ने अभिषेक की फोटो दिखाई और सारी जानकारी देकर हत्या करने का सौदा 3 लाख रुपए में पक्का कर दिया। यह सब सितंबर 2025 के शुरुआती दिनों की बात थी।
अशोक पांडेय ने दोनों को अभिषेक का शोरूम और घर तक ले जाकर सब कुछ दिखा दिया ताकि वे सही मौके पर हमला कर सकें। लेकिन हर बार जब फजल और आसिफ अभिषेक को मारने का मौका तलाशते, तब कोई न कोई अड़चन आ जाती थी। आखिरकार 26 सितंबर को उन्हें सही वक्त मिल गया। दोनों ने बस अड्डे पर काफी देर तक इंतजार करने के बाद अभिषेक पर गोली चलाकर उसकी हत्या कर दी। यह वाकई हैरान करने वाली बात थी कि वही पूजा पांडेय, जो कभी महामंडलेश्वर बनकर अपना जीवन सनातन धर्म को समर्पित करने का प्रण ले चुकी थी, वही एक युवक के प्रेम में अंधी होकर उसे पाने की चाह में इतना नीचे गिर गई कि खुद ही विनाश की राह पर चल पड़ी। कभी सरकारी नौकरी करने वाली पूजा ने जब अपनी नौकरी छोड़ने का फैसला किया, तो उसने अपने पिता के नाम पर बने एनजीओ एहसास यानी आजाद हिंद सामाजिक कल्याण सोसाइटी की स्थापना की। इस एनजीओ को उसने अपने पिता के नाम से रजिस्टर कराया और खुद इसकी मुखिया बनी, जबकि उसका पति अशोक पांडेय इस संस्था का प्रमोटर बना। इसके 1 साल के अंदर ही पूजा हिंदू महासभा से जुड़ गई और उसने धीरे धीरे राजनीति और धर्म के क्षेत्र में कदम रखना शुरू कर दिया। साल 2017 में पूजा ने अपनी छवि एक कट्टर हिंदूवादी महिला साध्वी के रूप में बदलनी शुरू की। अगले ही साल 2018 में वह गुजरात के द्वारकाधीश मंदिर में साध्वी अन्नपूर्णा बन गई। इसके बाद उसे निरंजनी अखाड़े की महामंडलेश्वर की उपाधि मिल गई। इस पद के बाद से जहां भी वह जाती, उसका भगवा वस्त्र, लंबी रुद्राक्ष की माला और माथे पर चमकता बड़ा लाल तिलक उसे हर जगह सम्मान दिलाता। 15 अगस्त 2018 को उसने मेरठ में खाप पंचायतों की तर्ज पर एक अस्थायी हिंदू अदालत की स्थापना की, जिसे उसने सनातन हिंदू न्यायपीठ का नाम दिया। वह उस अखाड़े की पहली मुख्य न्यायाधीश बनी। उसने कई दीवानी झगड़ों को आपसी समझौते से सुलझाया और लोगों ने उसके फैसलों को खुशी से स्वीकार भी किया। कहते हैं कि बदनाम होंगे तो क्या नाम ना होगा। ठीक वैसा ही हुआ। पूजा शकुन पांडेय यानी महामंडलेश्वर अन्नपूर्णा भारती के साथ जब 2019 में महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर उसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ, जिसमें वह गांधी जी के पुतले को एयरगन से गोली मारती दिखी। इस वीडियो ने उसे पूरे देश में चर्चा का विषय बना दिया। अखिल भारतीय हिंदू महासभा की इस नेता ने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर गांधी जी के पुतले पर 3 गोलियां दागीं, उस पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी और फिर मिठाई भी बांटी। इतना ही नहीं, इस दौरान सभी ने मिलकर घोड़ से जिंदाबाद के नारे भी लगाए, जिसके बाद पूजा शकुन को अचानक बहुत प्रसिद्धि मिली और हिंदू संगठनों के बीच लोग उसे लेडी घोड़ से कहने लगे। इस घटना के बाद पूजा शकुन ने मीडिया से कहा कि उनके संगठन ने यह हत्या का रिक्रिएशन कर एक नई परंपरा की शुरुआत की है और अब हर साल दशहरा पर जैसे रावण दहन किया जाता है, वैसे ही यह आयोजन किया जाएगा। नाथूराम गोडसे के सम्मान में हिंदू महासभा गांधी जी की पुण्यतिथि को शौर्य दिवस के रूप में मनाती है। हालांकि जब वीडियो और तस्वीरें सोशल मीडिया पर सामने आईं, तो पुलिस ने उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली। इस एफआईआर में हिंदू महासभा की राष्ट्रीय महासचिव पूजा शकुन पांडेय, उसके पति अशोक पांडेय और 13 अन्य लोगों के नाम शामिल थे। बाद में पुलिस ने सभी आरोपियों को हिरासत में लिया। बाद में निरंजनी अखाड़े ने उसे अपने संगठन से निकाल दिया। प्रयागराज स्थित श्री पंचायती अखाड़ा निरंजनी ने 4 अक्टूबर 2025 को अन्नपूर्णा भारती यानी पूजा शकुन पांडेय को अखाड़े से निष्कासित करने का आदेश जारी किया और इस तरह उसका धार्मिक दायित्व भी समाप्त हो गया। बाद में गिरफ्तारी के बाद सभी को अदालत में पेश किया गया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। दोस्तों, इस पूरी घटना को सुनाने का मकसद किसी को दुखी करना या परेशान करना नहीं है। इसका असल उद्देश्य आपको सचेत करना और जागरूक बनाना है, ताकि आप ऐसी घटनाओं से कुछ सीख सकें और जीवन में सावधानी बरतें। इस मामले पर आपके क्या विचार हैं? हमें नीचे कमेंट में जरूर बताएं और साथ ही यह भी लिखें कि आप इस वीडियो को किस शहर या गांव से देख रहे हैं। अगर